नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश इस समय कोरोना, आतंकवाद और चीन के कुछ कुछ हमले, कुछ कुछ घुसपैठ के साथ परेशान है। संकट चल रहा है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक नई बहस शुरू की है अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ जो रहे हैं निकोलस बर्न। उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत का जो डीएनए है वो टॉलरेंस कर रहा है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा। क्या कांग्रेस की चिंता राष्ट्र की चिंता से अलग है? राष्ट्र से ज्यादा उनको इनटॉलरेंस को लेकर चिंता है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मनीष तिवारी जी मौजूद हैं। मनीष तिवारी इस समय आनंदपुर साहब से सांसद हैं। उससे पहले वो 2009 से 2014 तक लुधियाना से सांसद रहे। मनमोहन सिंह सरकार में आईएनबी मिनिस्टर यानी सूचना प्रसारण मंत्री रहे। उससे पहले वो 1988 से लेकर 93 तक एनएसयूआई के अध्यक्ष और 98 से 2000 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत दमदार आवाज उन्हें माना जाता है कांग्रेस के। जब भी कांग्रेस का सरकार का मुकाबला होता है तो मनीष तिवारी जी की आवाज जो है सरकार को परेशान करती है। पिछले दिनों जब सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जब आया था तो उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ एक बड़ी तकरीर की थी। उसके साथ साथ जब जेएनके का जब बिल आया धारा 370 को खत्म करने की, तब भी उनकी बहस जो है चर्चा में रही। तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस समय भी रोपड़ में इस गर्मी में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। मैं लगातार आपको परेशान कर रहा था, उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, आप हमारे मित्र हैं तो ऐसी बात मत कहिए। ये तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि जब लोग तकलीफ में हो तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ रह तो सकते हैं। अगर किसी की छोटी मोटी परेशानी हो तो उसका निर्वहन ज्यादा आसानी से हो जाता है। वैसे आजकल ये फैशन में नहीं रहा सर, एमपी जो हैं ऐसी गर्मी में अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई कम देते हैं। देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी या टोका टाकी नहीं करना चाहता विजय जी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनको खुद को मोबिडिटी है और उनको एहतियात बरतना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपने विवेक से सब कुछ संज्ञान में लेकर हर व्यक्ति को फैसला करना है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ये सोचा, मैं भी दिल्ली में ही था क्योंकि 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, पहले जनता कर्फ्यू फिर लॉकडाउन, उस समय पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और उसके बाद 4-5 दिन आनंद फानंद में ये नहीं मालूम चला कि कौन फैसला करेगा, किस तरह से ट्रैवल अरेंजमेंट होगा। फिर हमारे प्रदेश में पंजाब में क्वारंटीन के रूल्स लागू कर दिए गए कि पहले 14 दिन होम क्वारंटीन, फिर उसको बढ़ा के 21 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 15 मई तक कर्फ्यू रहा। और जब 15 मई को कर्फ्यू हटा उसके बाद ही मैं आ पाया। तो लगभग पूरा अप्रैल का महीना, आधा मई का महीना, पहला आखिरी हफ्ता मार्च का मैं भी दिल्ली में फंसा हुआ था। और क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र दिल्ली के पास है तो सड़क से आना जाना आसान है। जिनके संसदीय क्षेत्र दूर है उनको तकलीफ और दिक्कत तो रहती ही है। तो इसलिए ये बहुत ही एक विचित्र सा समय है और 1918 के बाद पहली बार ऐसी महामारी 100 वर्ष में आई है। तो इस परिस्थिति में किसी को जज करना मैं नहीं समझता कि वो उचित रहेगा। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, आपने कहा कि विचित्र समय, बड़ा संकट का समय है। भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें मिलकर इस पूरे क्राइसिस पर काम कर रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी फिर 16-17 को चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस जो है बड़ी आलोचनात्मक रवैये में रही। लोगों का कहना था कि कांग्रेस को इस समय सरकार का साथ देना चाहिए था। हालांकि जो उनकी राज्य सरकारें वो केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं, लेकिन संगठन के तौर पर आप उनके साथ नहीं दिखाई देते केंद्र सरकार के। क्या ऐसा है कि आपको लग रहा है कि मोदी सरकार जो कोरोना संकट है उसे निपटने में कामयाब नहीं रही है या सफल नहीं रही है? देखिए विजय जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इस सवाल के दो पहलू हैं और मैं दोनों का
विस्तार पूर्वक जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला, कि जहां तक राज्य सरकारों का संबंध, चाहे वो कांग्रेस की राज्य सरकार हो या किसी और विपक्षी दल की राज्य सरकार हो, जब केंद्र सरकार एनडीएमए के तहत गाइडलाइंस इशू कर रही है, तो अगर कोई सरकार उसका पालन नहीं करेगी तो आप कहेंगे कि भाई ये जो संघीय मर्यादा है उस संघीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार का एक रोल है। जहां तक एनडीएमए एक्ट का सवाल है, उस एनडीएमए एक्ट में प्रदेश सरकारों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये छूट है कि अगर वो चाहें तो कुछ चीजों को मान सकते हैं, कुछ चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर अधिकतर सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की बात को माना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार जो सारे फैसले ले रही है वो फैसले उचित है। देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि एक रचनात्मक सहयोग सरकार को दिया जाए, पर जिस तरह से खासकर जो विस्थापित मजदूरों का मामला है, जो हमारे इनको इंटरनल माइग्रेंट्स कहा जा रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से, ये शब्दावली, ये परिभाषा आई कहाँ से। भाई वो देश के वासी हैं, हर देश के वासी को ये हक है कि भारत में कहीं पे भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। पर जिस असंवेदनशीलता से सरकार ने और समाज के कुछ हिस्सों ने उनके साथ बर्ताव किया है, उस पे अगर विपक्ष अपनी आवाज ना बुलंद करे या वो उनका पहलू ना रखे, तो विपक्ष फिर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक तरह नहीं कर रहा। उसी तरह से कोरोना वायरस को निपटने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो क्या उचित कदम थे या अभी भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक निरंतर लगातार व्यापक चर्चा की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूं। जब हमने पूर्ण तरह से लॉकडाउन किया इस मुल्क, उस दिन 388 भारत में केस थे, 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। 123 जिलों से ये 381 केस आ रहे। जब हमने लॉकडाउन खोला तो 1,78,000 केस थे, जो आज बढ़कर 3,12,000 हो गए। हम शायद पूरे विश्व में पहला ऐसा मुल्क है जिसने लॉकडाउन तब खोला है जब स्पाइक इस तरह से सीधी ऊपर जा रही है। दुनिया के किसी मुल्क ने लॉकडाउन तब तक नहीं खोला जब तक कर्व फ्लैटन नहीं होना शुरू। तो या तो फिर वो फैसला गलत था लॉकडाउन करने का, या ये खोलने का फैसला गलत है। तो अगर इसके ऊपर विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर एक रचनात्मक विपक्ष और सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए जो करना जरूरी है, फिर वो हम इसका मतलब कर नहीं रहे। लेकिन मनीष जी, सरकार ने इसका जवाब दिया कि यदि लॉकडाउन नहीं होता, आपके पहले सवाल आरोप का जो ये सवाल का जवाब है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ये जो संख्या है आज 3,12,000 हो रही है, वो शायद 30 लाख तक, 25 लाख तक पहुंच जाती, डेथ्स भी जो है वो बढ़ जाती। दूसरी बात, जो लॉकडाउन खोलने का या जो पूरा प्रोसेस किया अनलॉक 1 4 या और जो चीजें की गई, वो सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने की। तो क्या आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की बातों को नहीं माना, चाहे उसमें वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो? विजय जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात, जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया, उस समय संसद चल रही थी। उन्होंने ना जो विपक्ष के नेता हैं उनसे किसी से बात की, ना किसी मुख्यमंत्री से बात की। यूनिलैटरल लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर किया। और एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है कि भाई 21 मार्च तक तो सब कुछ ठीक था जी, 22 मार्च को ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि आपको 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन करना पड़ा? भाई आप कह रहे हैं, मैंने ही सवाल पूछा था माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, हर्षवर्धन जी से, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, कि इस कोविड-19 को लेके वो कह रहे हैं कि हम 7-8 जनवरी से WHO के निरंतर
कांटेक्ट में है, उनके टच में है कोविड-19 को लेकर। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि 30 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक, और अगर आप देखें फरवरी के महीने में इटली में, स्पेन में, पोर्चुगल में, अमेरिका में ये महामारी काफी व्यापक हो गई थी। तो आपने उस समय वो 52 दिन क्या तैयारी की, आपने क्या कदम उठाए, क्योंकि बीमारी तो फैल ही रही थी, और फिर आपने एक अचानक ऐसा लॉकडाउन किया जो भारत की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हमारी भूगोलिक परिस्थिति है, हमारी सामाजिक परिस्थिति है, वो लॉकडाउन कभी कामयाब नहीं हो सकता था। और इसीलिए 28 मार्च को लॉकडाउन टूट गया, जब लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर गए और अपने घर जाना शुरू कर दिया। तो जो काम आपने 15 मई को जाके किया कि उनके लिए रेलगाड़ियां चलानी शुरू की, जब तक आपने रेलगाड़ी चलानी शुरू की, बहुत सारे लोग रेलगाड़ी के नीचे कुचल के मारे गए, बहुत सारे लोग बसों के नीचे, ट्रकों के नीचे कुचल के मारे गए। लगभग मेरे ख्याल 3-4 करोड़ लोग तो पैदल चल के घर पहुंच गए होंगे। तो वो 1-1.5 महीना जो सरकार की पूरी असंवेदनशीलता रही है, उसके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, अब आप कहते हैं कि जी सारी राज्य सरकारें इसमें शामिल थी कि लॉकडाउन खोला जाए। सवाल ये है कि आपने पहले लॉकडाउन का फैसला किया, सब लोगों ने समर्थन किया, फिर आपने अनलॉकडाउन का फैसला किया, अगर आपका समर्थन नहीं करते तो आप कहते कि हम सियासत कर रहे हैं। तो ये प्रदेश सरकारों को ढाल बनाकर अपनी जो खामियां हैं या अपने गलत फैसले हैं उसको जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इस पर विश्वास करेंगे। लेकिन सर, जो कांग्रेस का जो रवैया रहा, राज्य सरकारों का अलग मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हूँ आपकी सरकार के, पंजाब के मुख्यमंत्री हूँ अमरिंदर जी, वो भी सरकार के साथ रहे, अशोक गहलोत जी भी साथ रहे, लेकिन कांग्रेस को लेकर बार बार बीजेपी और केंद्र सरकार आरोप लगाती रही कि वो पॉलिटिक्स करते हैं। चाहे वो कोरोना का मामला रहा हो, खासतौर से राहुल गांधी जी पर बड़ा निशाना बनाया गया। फिर जब अभी चाइना का जो क्राइसिस हमारे चल रहा है, उस समय भी जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया उसकी भी निंदा की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, उस पर किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। और फिर जो अभी बन साहब के साथ जो उनका बयान आया है, इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी किसी दूसरी दुनिया में चल रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, कांग्रेस पार्टी ने और श्री राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 को सरकार को आगाह किया था कि एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है और आपको इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। अगर मुझे याद है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसको बहुत मजाक में उड़ा दिया, अरे कोई जुकाम है और उस जुकाम के पीछे ये इतने परेशान हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल कोई सीरियसनेस नहीं थी। अगर आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जब लोग मास्क पहन के गए तो राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा कि आप मास्क उतार के आइए, नहीं तो मैं आपको हाउस से बाहर फेंकवा दूंगा। सो ये इनका रवैया था, चाहे सरकार का हो या सरकार से जुड़े हुए संवैधानिक पदों पे जो बैठे हुए लोग थे। और जहां तक रहा चीन का मामला, देखिए ये बहुत ही एक अजीब विडंबना है। जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि जी ये कूटनीति से जुड़े हुए सवाल हैं। तो मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि इनका रवैया क्या रहा था। या 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आए थे, और जिस तरह से वहां पे नोटों की दत्तियां संसद में रखकर इन्होंने उस सारे चीज को बिल्कुल विशिएट करने की कोशिश की, क्या वो भारत के राष्ट्रीय हित में ही नहीं था? और उसके अलावा अगर आप ट्वीट पढ़िए, नरेंद्र मोदी के ट्वीट, अमित शाह के ट्वीट, इनके बाकी जो लोग हैं उनके ट्वीट, जब आपके डेप्सैंग का मामला हुआ था, तो ये जो नसीहत लोगों को देते हैं, ये नसीहत आप सरकार में रहे, आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हैं या जो बातचीत हो रही है, चाइना का एक क्राइसिस है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आप सरकार के बहुत जिम्मेदार मंत्री रहे, मैं जानता हूं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है या भारत का कोई भी
ऐसा क्राइसिस है जो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ है, तो सरकार को लोगों के साथ बिल्कुल पाक साफ होके असलियत बताने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 1999 में पाकिस्तान की सेना कारगिल में घुस आई, तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पास भी वो ऑप्शन थी। वो कह सकते थे कि साहब ये तो परसेप्शन का डिफरेंस है, वो अपनी परसेप्शन लाइन तक आए हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ हुई है और उन्होंने बहुत कड़ाई से उससे निपटा और निपट कर उसका निर्वहन किया। लेकिन आप इसमें दोनों चीन में फर्क है मनीष जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और एलओसी का जो पाकिस्तान का मसला, उन दोनों में फर्क है। एलएसी को लेकर कांग्रेस की सरकार भी हमेशा परसेप्शन का मसला उठाती रही है, चर्चा करती रही। मैं आपको एलएसी की भी बात बता देता हूं। मैं एक्चुअली वो ट्वीट ढूंढने की कोशिश कर रहा था श्री नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के, और वो मेरे को मिल गए हैं। मैं दो जरा पढ़ के सुना दूं आपको। जो ये कहते हैं कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी, ये आपके 6 अगस्त 2013, फ्रॉम चाइनाज इंट्रूजन्स टू पाकिस्तान एम्बुशेस, UPA government has been absolutely lax in securing India's borders. When will center wake up? Amit Shah, whenever the Chinese soldiers want, they come and have picnic inside our territory and our government could do nothing. और मैं कई और ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जो लोग आज हमको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का रवैया कैसा रहा। अब मैं आपको चीन के इसको उलट बताइए। आप मैं चीन बताइए कि मनीष जी क्या उसको गलत मानते हैं या आज जो हो रहा है उसको सही मानते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये हक नहीं है अपने खुद के चाल चलन और चरित्र को देखते हुए कि आप किसी को नसीहत दें। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन के साथ भी 1967 में यह बात सही है कि 1962 में हम लोगों की हार हुई, 1962 में हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर जब 1967 में चीन ने दोबारा साहस करने की कोशिश की, तो नाथुला में उनको कड़ा जवाब दिया गया। फिर 20 साल तक चीन ने भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। 1987 में फिर समुद्रम चू में जब इस तरह का मामला फिर हुआ, फिर भारत ने बहुत कड़ाई से चीन के साथ निपटा और चीन को वापस जाना पड़ा। उसके बाद जब यूपीए के समय जो क्राइसिस आए, चाहे चुमुर का क्राइसिस हो, चाहे डेप्सैंग का क्राइसिस हो, तो हर बार चीन की सेना को वापस भेजा है। अब आप ही के जो साथी हैं, और आप ही के साथी नहीं, बड़े जो वरिष्ठ कूटनीति से जुड़े हुए, सामरिक नीति से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, आपके साथी थे कर्नल अजय शुक्ला, जनरल पनांग, जनरल प्रकाश मेनन, जनरल बीपी मलिक जो कारगिल के समय भारत के सेना अध्यक्ष थे। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, चीन ने 40 से 60 किलोमीटर भारत की सरजमीन के ऊपर कब्जा किया, और सरकार अगर ये कहना चाहे कि ये तो परसेप्शन का फर्क है, तो कि भाई वो तो अपनी परसेप्शन लाइन तक आ रहे हैं, तो ये तो मामले को आप कालीन के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारत की प्रभुसत्ता के साथ खिलवाड़। जी सर, अब मैं एक सवाल जो हम लोग राहुल गांधी जी का कर रहे थे, जो बन साहब के साथ हुआ इंटॉलरेंस को लेकर, आप भी इंटॉलरेंस को लेकर और सेकुलरिज्म को लेकर सबसे बड़ी बात करने वाले लोगों में से माने जाते हैं मनीष। क्या आपको लग रहा है कि ये वक्त है इंटॉलरेंस पर, और खास तौर से किसी बाहरी व्यक्ति के साथ, डिप्लोमेट के साथ, जो फॉर्मर डिप्लोमेट है उसके साथ इस तरह की बात करनी चाहिए एक जिम्मेदार नेता को? देखिए, ऐसा है कि निकोलस बर्न्स भारत अमेरिका परमाणु करार के दौरान अमेरिका की तरफ से चीफ नेगोशिएटर थे, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। मुझे याद है कि मैंने एक सेशन किया था उनके साथ 2017 दिसंबर में, जब मैं अटलांटिक काउंसिल में था अमेरिका में, सेकेंड एज न्यूक्लियर पावर्स को लेकर। देखिए, पिछले 3 महीने से या 2 महीने से अमेरिका में एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति बनी,
और उस विचित्र परिस्थिति के कारण जो अमेरिकी समाज में फॉल्ट लाइंस है, वो सारी फॉल्ट लाइंस इग्नाइट हो गई है। खासकर जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरह से हत्या हुई थी और कोविड-19 के बावजूद जिस तरह पूरे अमेरिका में देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उस संदर्भ में कि जब आप अमेरिका, भारत और बाकी दुनिया में जो परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर उसमें इंटॉलरेंस पे चर्चा आ गई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह किसी ने कर दिया, क्योंकि अमेरिका में इस समय देश में इंटॉलरेंस जैसा कोई माहौल है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटॉलरेंस की चर्चा सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में की गई। सवाल ये है कि आप एक अमेरिकी एकेडमिशियन से बात कर रहे हैं, आप सिर्फ भारत की परिस्थिति की बात नहीं कर रहे, आप जो अमेरिका में परिस्थितियां हैं या दुनिया के बाकी हिस्सों में परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे दुतार्ते ने फिलीपींस में ये कह दिया है कि जो कोविड-19 की हैंडलिंग को लेकर सरकार के खिलाफ कोई बयान देगा तो उसके ऊपर आतंकवाद के जो कानून है उन आतंकवाद के कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब अगर क्या कहते हैं ये किसी चर्चा में आता है या अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जिस तरह से पूरे अमेरिका में आग लगी हुई है और उस संदर्भ में अगर इंटॉलरेंस की कोई बात आती है और वो पूछ लेते हैं कि भाई सीएए को लेके या जो बाकी चीजें हुई हैं भारत में कोविड-19 से पहले उसका क्या असर भारत के समाज पे रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर इंटॉलरेंस पे कोई थोड़ी बहुत चर्चा हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके, और आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो ढूंढते रहते हैं ना कि भाई कोई ऐसा शब्द मिल जाए, कोई ऐसा बयान मिल जाए जिसके ऊपर बतंगड़ बना लिया जाए। और आप तो जानते हैं कि मीडिया का क्या हाल है आजकल। आई मीन शर्म आती है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। बस मैं इतने इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। एक चर्चा मुझे याद आ रही है आपकी, 6 अगस्त 2019 की चर्चा है, जब जेएनके को लेकर 2019 में लोकसभा में चर्चा हो रही थी, धारा 370 को हटाने को लेकर, एब्रोगेशन को लेकर। तब आपने बड़ी दमदार तकरीरें वहां पर रखी थी और कहा था कि किस तरह से हुआ है, जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी जिक्र किया था कि उसके बिना ये गैर संवैधानिक है, ये सब बातें। लेकिन एक चीज आपने मुझे याद आ रही है, बोला कि एक रेफरेंस दिया 50 शेड्स ऑफ ग्रे, एक इरोटिका बुक का। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे आप ब्लैक एंड व्हाइट के रेफरेंस में कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल रेफरेंस है, क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि आपने अच्छा इसको याद कर लिया। तो जब मैं भाषण समाप्त कर रहा था तो माननीय स्पीकर साहब ने ये पूछा कि आप क्या 370 हटाने के पक्ष में हैं कि विपक्ष में? जी। तो मैंने उनको जवाब देते हुए कहा कि जहां तक 370 का सवाल है, देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे। और मेरा कहने का तात्पर्य, और मैंने उसके ऊपर एक दो बड़े विस्तृत लेख भी लिखे थे। हिंदुस्तान में तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं उस किताब। देखिए, वो किताब का रेफरेंस तो इंसिडेंटल था, बट जो मेरी कहने की मंशा थी वो ये थी कि भाई एक बहुत नुआंस्ड परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि भाई आप 370 के हक में हैं या खिलाफ हैं। और आज उसी 370 को लेकर जो चीन के साथ परिस्थिति बनी हुई है, अगर आप उस चीनी डिप्लोमेट का ट्वीट देखें जो उनका प्रेस लेजोन है पाकिस्तान में, उसने एक एकेडमिक का आर्टिकल ट्वीट किया है और वो ये चीन में ऐसे नहीं होता कि कोई अफसर वैसे ही ट्वीट कर देता है। ऑब्वियसली उसको कहा गया होगा कि ये जो आर्टिकल है, और वहाँ पे सत्य थिंक टैंक्स हैं वो सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार का कम्युनिस्ट पार्टी का एक अंग है, और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये जो सरहद पे हो रहा है उसका कनेक्शन 370 हटाए जाने से है। अब ये है या नहीं है, चीन औपचारिक तौर पे कहे ना कहे, पर एक जिसको कहते हैं they've thrown a ball in the court,
तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये 370 के कई पहलू हैं, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि भाई देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बिटवीन कीपिंग आर्टिकल 370 एंड एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370। वो तो वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि तिब्बत के वक्त कांग्रेस सरकार जो है थोड़ा सा अलग रुख लेती चाइना के साथ, तो शायद कश्मीर पर भी चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती चाइना की कांग्रेस भारत को लेकर। देखिए ऐसा है कि जहां तक तिब्बत का सवाल है, आप कह सकते हैं कि जब चीन ने तिब्बत को के ऊपर आक्रमण किया या तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, उस समय हमको कड़ा रुख लेना चाहिए था, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति हांगकांग में बनी हुई है उसके ऊपर दुनिया कितना कड़ा रुख ले रही है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाहे तिब्बत का मसला हो या साउथ चाइना सी में 2 नए प्रशासनिक जिले चीन ने डिक्लेयर किए हैं, वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, या भारत की सरहद के ऊपर जो परिस्थिति है, इस सबसे आज की तारीख में भी दुनिया को बहुत ही कठोरता से नहीं मैं कहूंगा, बट फर्मली निपटने की जरूरत है। क्योंकि विजय देखिए, ये समझने की जरूरत है कि चीन ये कर क्यों रहा है। देखिए, चीन के ऊपर आज ये दोष है कि कोविड-19 की जो बीमारी, वो चाहे उन पर दोष चमगादड़ से, पैंगोलिन से इंसान में गई हो, या एक लैब एक्सीडेंट से समाज में फैली हो, पर चीन के ऊपर आज ये दोष है कि भाई ये जो वुहान वायरस है या चाइना वायरस है, इसके लिए चीन जिम्मेदार है। और चीन अपने आप को एक उभरती हुई महाशक्ति समझता है, और इसलिए इस हेडलाइन को हटाने के लिए उसने 3 फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। एक फ्लैश पॉइंट भारत के सरहद के ऊपर, और चीन और भारत दोनों के पास परमाणु हथियार है, साथ में पाकिस्तान है, उसके पास भी परमाणु हथियार है। हांगकांग में उन्होंने एक नया सिक्योरिटी लॉ लाने की घोषणा कर दी है। साउथ चाइना सी में उन्होंने 2 प्रशासनिक जिले डिक्लेयर कर दिए। तो उन्होंने 3 फ्लैश पॉइंट क्रिएट की, एक मैरिटाइम फ्लैश पॉइंट, एक आपके सॉवरेनिटी का फ्लैश पॉइंट, और एक टेरिटोरियल फ्लैश पॉइंट। और इसका और कोई मकसद नहीं है कि किसी तरह से ये कोविड-19 की जो हेडलाइन है कि चीन जिम्मेवार है, इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य से या दुनिया की सुर्खियों से हटाया जाए। आई विश यू ऑल थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। सत्य हिंदी देखते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।